अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन, छोटी आंत का क्या कार्य है। तो छोटी आंत जो होती है वो मुख्य रूप से दो काम करती है। इसके दो मेजर फंक्शन हैं। पहला भोजन का पाचन यानी कि डाइजेशन, और दूसरा पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन। ये दो इसके फंक्शन है। छोटी आंत के कौन कौन से दो काम हो गए? फर्स्ट डाइजेशन और सेकंड पचे हुए भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। अब ये जो भोजन का पाचन है वो पाचन कैसे होता है उसको हम देखते हैं। तो भोजन के पाचन से मतलब होता है कि प्रोटीन के पचने से, लिपिड के पचने और कार्बोहाइड्रेट के पचने से है। इन तीनों का पाचन होगा। प्रोटीन के पाचन से अमीनो एसिड बनेंगे, लिपिड के पाचन से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट के पाचन से ग्लूकोज बनेगा। तो इन तीनों जो मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं इनका पाचन होता है। यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भोजन का पाचन का मतलब इन तीनों का पाचन। और दूसरी बात, यहाँ पर ये जो पाचन हो रहा है उस पाचन में इन तीन पदार्थों की या इन तीन डाइजेस्टिव जूस का रोल होता है, जिसमें से फर्स्ट होता है लीवर या गॉल ब्लैडर से आने वाला बाइल, सेकंड पेंक्रियास से आने वाला पेंक्रेटिक जूस, और थर्ड इंटेस्टाइन से आने वाला इंटेस्टाइनल जूस। यानी कि पहली बात ये हो गई कि छोटी आंत के दो काम हो गए, एक तो डाइजेशन और दूसरा एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन का मतलब हो गया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन। और इन डाइजेशन के फंक्शन को करने के लिए छोटी आंत में तीन तरीके के डाइजेस्टिव जूस होते हैं। पहला जो हमने देखा था इसकी स्ट्रक्चर में कि लीवर से एक कॉमन बाइल डक्ट आती है। लीवर और लीवर वाला गॉल ब्लैडर में जाएगा, वहाँ स्टोर रहता है, रिस्टोर से मतलब गॉल ब्लैडर से फिर वो डिओडिनम में आता है। तो पहला जो पाचन होगा वो लीवर या गॉल ब्लैडर से आने वाले बाइल जूस के द्वारा। दूसरे नंबर का जो पाचक रस होता है वो पेंक्रियास से आने वाला पेंक्रेटिक जूस है, जिसके अंदर कई प्रकार के एंजाइम है। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, ये ध्यान रखें आप। और तीसरा जो है वो इंटेस्टाइन की जो वाल होती है उससे निकलने वाला रस। इन तीनों के द्वारा यहाँ पर पाचन होता है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लीवर से और गॉल ब्लैडर से आने वाला बाइल, वो कैसे पाचन करता है और ये बाइल होता क्या है। तो ये बाइल यानी कि पित्त, बाइल मतलब पित्त। ये जो पित्त होता है इसका निर्माण तो लीवर में होता है, और ये जो है वो गॉल ब्लैडर में जाकर के संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है। तो गॉल ब्लैडर जिसे हिंदी में पित्ताशय बोलते हैं, यानी कि पित्त का आशय है। यहाँ पर पित्त यानी कि बाइल जो होता है वो स्टोर्ड रहता है। तो बात समझ में आई कि बाइल क्या है? ये एक फ्लूइड है हल्के पीले रंग का, और ये लीवर में बनता है, और इसका संग्रहण जो होता है, स्टोर जो होता है, वो गॉल ब्लैडर में होता है। बाइल का जो फंक्शन है वो फैटी एसिड, जो फैट्स होते हैं उन फैट्स का ये इमल्सिफिकेशन करता है। बाइल जो होता है यानी कि पित्त वसा का पाइसीकरण करता है। यहाँ वसा के पाइसीकरण से क्या मतलब है इसको बाद में देखते हैं। एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये जो पित्त है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो पित्त के अंदर एक तो कोलेस्ट्रॉल होता है, लेसिथिन होता है, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर पित्त एसिड या पित्त लवण पाए जाते हैं। इसके बाद में आरबीसी के अंदर जो ब्रेकडाउन से, जो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से जो बिलीरुबिन बनता है वो, और इसके ऑक्सीडेशन से जो बिलीवर्डिन बनता है, जो कि क्रमशः पीले और हरे कलर के होते हैं, ये दोनों पाए जाते हैं। और यही बाद में जाकर के आपके जो टॉयलेट होता है उसको कलर भी प्रदान करते हैं। तो वापस बता रहा हूँ कि बाइल का निर्माण लीवर में होता है और संग्रहण गॉल ब्लैडर में होता है। एक चीज़, बाइल का कार्य यानी कि पित्त का कार्य वसा का पाइशीकरण करना है, यानी पाचन करना, ये समझ लो आप। इसके बाद में पित्त जो होता है उसके अंदर कोलेस्टेरॉल, लेसिथिन, पित्त अम्ल, पित्त लवण, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन आदि चीज़ें पाई जाती है। इसके अलावा भी इसमें वाटर भी होता है, कुछ साल्ट्स होते हैं सोडियम पोटेशियम के, फिर कॉपर भी होता है। ये सारी चीज़ें इसमें होती है। इन सभी चीज़ों से मिलकर के पित्त का निर्माण होता है। अभी हमने देखा था निर्माण लीवर में होता है, संग्रहण यानी स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है, और फाइनली ये गॉल ब्लैडर से कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा आकर के कहाँ पर डिस्चार्ज होता है? डिओडिनम में। कहाँ पर डिस्चार्ज होगा? ये कहाँ पर आएगा? आंत के कौन से भाग में आकर के मिलेगा? ये इस वाले भाग में, डिओडिनम में। देख लीजिए, ये आपका लीवर है, यहाँ बाइल बन रहा है, ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ पर इकट्ठा होता है, और यहाँ से ये नली आ रही है, ये नली दिख लीजिए ये, और यहाँ पित्ताशय, ये वाला सॉरी अग्नाशय, पेंक्रियाज। तो इन दोनों की नलियाँ आकर के यहाँ मिलती है, और यहाँ पर एक इंस्पिंक्टर लगा रहता है, ओडाई का इंस्पिंक्टर, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि कैसे फंक्शन करता है। तो बाइल जो होता है वो इसका फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि वसा का पाइसीकरण करना। एक तरीके से ये नेचुरल डिटर्जेंट के रूप में काम करता है। आपका जो साबुन वगैरह होता है उसकी डिटर्जेंट की तरह काम करता है। पित्त के अंदर जो पित्त के साल्ट हैं और जो लेसिथिन है ये एक पोलर भाग की तरह काम करते हैं, और जो बाकी के भाग होते हैं वो नॉन पोलर भाग की तरह काम करते हैं। ठीक है। जो नॉन पोलर भाग होता है वो वसा की बूंदों में डिज़ोल्व होता है, और जो पोलर भाग होता है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है, और इस तरीके से एक मिसेल स्ट्रक्चर बनती है। और इस मिसेल स्ट्रक्चर बनने से ये जो फेट होता है उस फेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होती है, उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और फाइनली बड़े बड़े जो वसा के कण होते हैं, फेट के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, और इसे वसा का पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं। वापस बता रहा हूँ, ये जो पित्त है इस पित्त का काम क्या है? पित्त का काम है वसा का पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब ये कि ये एक नेचुरल डिटर्जेंट की तरह काम करता है। पित्त के अंदर जो बाइल के साल्ट्स और लेसिथिन होते हैं वो पोलर पार्ट की तरह काम करेंगे, और इसके बाद में कुछ अन्य भाग जो होते हैं वो नॉन पोलर भाग की तरह काम करते हैं। ऐसे दो सिरे बन जाते हैं, पोलर और नॉन पोलर, ध्रुवीय और अध्रुवीय। जो अध्रुवीय सिरा होता है, नॉन पोलर सिरा होता है, वो वसा के छोटे छोटे कणों में डिज़ोल्व हो जाता है, उसको डिज़ोल्व कर लेता है, और जो पोलर पार्ट होता है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, और इस तरीके से एक मिसाइल स्ट्रक्चर बनती है। और इस स्ट्रक्चर बनने से, इस तरीके से होने से जो वसा के बड़े कण हैं उनका सरफेस टेंशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और फाइनली ये जो वसा के कण होते हैं वो छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, और इनको वसा का पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हमने छोटी आंत के अंदर पाचन की जो 3 प्रक्रियाएं हैं, पहला लीवर के द्वारा पाचन यानी कि लीवर के बाइल के द्वारा पाचन, दूसरा पेंक्रियाज के द्वारा पाचन, और तीसरा इंटेस्टाइन के जूस के द्वारा पाचन। तो इसमें से लीवर के द्वारा यानी कि लीवर के बाइल के द्वारा जो पाचन है वो वाला पॉइंट हमारा क्लियर होता है। अब अगला पॉइंट है पेंक्रियाज का डाइजेशन में रोल, यानी कि पाचन तो इंटेस्टाइन में होगा, लेकिन ये जो इंटेस्टाइन में पाचन हो रहा है वो पाचन कर कौन रहा है? पेंक्रियाज से आने वाला पेंक्रियाटिक जूस और उसमें पाए जाने वाले एंजाइम, ये मिलकर के यहाँ पर पाचन करते हैं। और ये जो पेंक्रियाटिक जूस होता है उसमें भोजन के जो तीनों मेन पार्ट हैं, तीनों मेन पार्ट मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों को पचाने वाले एंजाइम इस पेंक्रियाज के जूस में पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि पेंक्रियाज से आने वाला जो जूस होता है वो कहाँ पर आकर के मिलता है? वहीं पर जहाँ अभी हमने देखा था डियोडिनम। कहाँ पर? डियोडिनम में, जहाँ पर कौन सा स्फिंक्टर होता है? ओरडाई का स्फिंक्टर। ओके। दूसरी बात हमने अभी देखी कि ये जो पेंक्रियाटिक जूस होता है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं। तो इसमें प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं किसमें? पेंक्रियाज के जूस में, पेंक्रियाटिक जूस में प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं वो देख रहे हैं। और पाचन कहाँ हो रहा है? छोटी आंत में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन, दूसरा काइमोट्रिप्सिन, तीसरा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इलेस्टेज, और भी कई सारे एंजाइम होते हैं। ये सारे एंजाइम प्रोटीन के ही पाचन करने वाले एंजाइम हैं जो कि पेंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। और ये सारे निष्क्रिय रूप में होते हैं, सक्रिय रूप में नहीं होते, ठीक है। तो पहले इन सभी एंजाइमों का, अभी निष्क्रिय रूप में इसका नाम ट्रिप्सिन नहीं होगा, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन ये नाम होते हैं। तो सबसे फर्स्ट में इन एंजाइमों का एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेशन जो होता है वो एक एंजाइम और होता है उसके द्वारा होता है, और उसका नाम होता है एंटेरोकाइनेज। ये छोटी आंत की दीवार से निकलता है, उससे स्रावित होता है। ये एंटेरोकाइनेज क्या करता है? सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है, और ये फिर ट्रिप्सिन आगे काइमोट्रिप्सिनोजन वगैरह सबको चेंज करता है, और इस तरीके सारे एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, और फिर प्रोटीन के जो अलग अलग पार्ट हैं उनका अलग अलग एंजाइम डाइजेशन करते हैं। तो वापस बता रहा हूँ कि पेंक्रियाज जो होता है उसके जूस को डियोडिनम में डाला जाता है पेंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा। एक चीज़, पेंक्रियाज के अंदर, पेंक्रियाज के जो जूस में एंजाइम पाए जाते हैं वो तीनों प्रकार के खाद्य पदार्थ अर्थात प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का पाचन करते हैं।
अब हम देख रहे हैं प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम कौन कौन से होंगे। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इलेस्टेज, ये सारे एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं। लेकिन ये जो स्रावित होते हैं वो कौन से रूप में होते हैं, वो निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। इसलिए सबसे पहले इन एंजाइमों का सक्रियकरण किया जाएगा, यानी कि ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदला जाएगा। ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलने का काम एंटेरोकाइनेज एंजाइम करता है, और ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो छोटी आंत की दीवार से निकलता है। ठीक है, तो देखते हैं प्रोसेस आगे प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। तो सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन एंजाइम जो कि एक निष्क्रिय रूप में था, उसको एंटेरोकाइनेज ने उसके सक्रिय रूप ट्रिप्सिन में बदल दिया। सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन एंजाइम जो किस रूप में था, निष्क्रिय रूप में था, उसको एंटेरोकाइनेज एंजाइम ने उसके सक्रिय रूप ट्रिप्सिन में बदल दिया। अब ये ट्रिप्सिन जो होगा वो बाकी के जो एंजाइम हैं, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रो इलेस्टेज, ये सारे निष्क्रिय एंजाइम हैं। इन सभी निष्क्रिय एंजाइमों को उनके सक्रिय रूप में बदल देता है। काइमोट्रिप्सिनोजन को उसके सक्रिय रूप काइमोट्रिप्सिन में, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को उसके सक्रिय रूप कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में, प्रो इलेस्टेज को इसके सक्रिय रूप इलेस्टेज में बदल देता है। कौन? ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन को उसके सक्रिय रूप यानी कि ट्रिप्सिन में किसने बदला? एंटेरोकाइनेज ने। एंटेरोकाइनेज कहाँ से स्रावित हुआ? छोटी आंत की दीवारों से। और ये सारे एंजाइम कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? अग्नाशय रस से। अग्नाशय रस अपना स्राव कहाँ मिलाता है? तो छोटी आंत के डियोडिनम में। ठीक है, आगे देखते हैं हम और भी एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं और अग्नाशय रस में होते हैं। अब लेकिन उनको आगे देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि ये जो एंजाइम है वो फंक्शन कैसे करते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों एंजाइम प्रोटीएज और पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड का डाइजेशन करके छोटी पॉलीपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड बनाते हैं। समझ में आई बात? भाई ये जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें प्रोटीन है। ये प्रोटीन कैसे हुआ? ये एक्चुअल में प्रोटीन था जिसका आमाशय में पाचन हुआ है और अर्धपचित रूप में है। ये आमाशय के अंदर एक एंजाइम था पेप्सिन, उस पेप्सिन ने उस प्रोटीन को पचाया। पचाने से क्या बना? प्रोटीएज, पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड्स बने। ये प्रोटीएज, पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड जब यहाँ pH 7 के ऊपर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा छोटे पॉलीपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड में डाइजेस्ट होते हैं। और छोटी पॉलीपेप्टाइड के ऊपर कौन सा एंजाइम काम करता है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। यहाँ पर भी pH 7 ही होगा और ये फिर छोटी पॉलीपेप्टाइड को या तो डाईपेप्टाइड में बदलेगा या फिर अमीनो एसिड में बदलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके अग्नाशय में पाए जाने वाले प्रोटीन पाचक एंजाइमों के फंक्शन। अब अगला एंजाइम एक और है प्रोटीन पाचक, इलेस्टेज। इलेस्टेज इलास्टिन फाइबर को इसका डाइजेशन करता है। ठीक है, इसके बाद में अग्नाशय रस के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट पाचन वाला जो मेन एंजाइम होता है उसका नाम है एमाइलेज। अभी तक के जो हमने पढ़े थे ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इलेस्टेज, ये सारे एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे थे। और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाला पेंक्रियास के जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। ये एमाइलेज मेनली स्टार्च का डाइजेशन करता है। स्टार्च, ग्लाइकोजन जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनका डाइजेशन करता है। एमाइलेज एंजाइम जो होता है बहुत ही तेज़ी के साथ डियोडिनम में काम करता है और स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोज या ओलिगोसेकेराइड में बदल देता है। क्लियर बात? प्रोटीन का पाचन एंजाइम कंप्लीट हुए। अब ये हैं आपके कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसेकेराइड स्टार्च का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। एमाइलेज का एक अन्य फॉर्म जो होता है वो लार में भी पाया जाता है, जिसे टाइलिन कहते हैं, जिसको हमने पढ़ रखा है। ये वाला जो एमाइलेज है जिसको पेंक्रेटिक एमाइलेज बोलते हैं। कौन सा एमाइलेज? पेंक्रेटिक एमाइलेज। क्या काम करता है? स्टार्च का पाचन करता है। किस में करता है? ओलिगोसेकेराइड यानी माल्टोज में पाचन कर देता है। कहाँ पर करता है? डियोडिनम में। ठीक है, तो ये दो बातें होगी, प्रोटीन पाचक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। अब बात आती है वसा पाचक एंजाइम जो कि पेंक्रेटिक जूस में पाया जाता है। उसका नाम है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, फैट का पाचन करता है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड का पाचन करता है और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है। तो वसा के पाचन में अभी हमने पढ़ा था कि जो लीवर से आने वाला बाइल होता है, पित्त, वो उसका इमल्सिफिकेशन करेगा
तो जो वसा की बूंद, जो बड़ी बड़ी बूंदें, वो छोटी छोटी बूंदों में टूट जाएगी, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनती है, और इन छोटी ड्रॉपलेट्स पर ये फिर लाइपेज एंजाइम काम करेगा, और लाइपेज एंजाइम इसका डाइजेशन करेगा, और डाइजेशन करने से फैट का या ट्राइग्लिसराइड का डाइजेशन होगा। तो इससे क्या बनेगा, उससे बनेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है। इसके अलावा वसा के पाचन वाले एंजाइम में कोलेस्टेरॉल, एस्टर हाइड्रोलेज, फास्फोलिपिड या फास्फोलाइपेज ए, ये कोलेस्टेरॉल का, फास्फोलिपिड का, इनका डाइजेशन करते हैं। कोलेस्टेरॉल, एस्टर हाइड्रोलेज, फास्फोलाइपेज ए, कोलेस्टेरॉल और फास्फोलिपिड का डाइजेशन करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, वहीं पैंक्रेटिक जूस में। इसके बाद में राइबोन्यूक्लियस भी पैंक्रेटिक जूस में होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस भी पैंक्रेटिक जूस में होता है, जो कि राइबोन्यूक्लियस जो होता है वो आरएनए का, और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए का डाइजेशन करता है। और इन दोनों के डाइजेशन से न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंटेस्टाइन में पाचन के दो तरीके देख लिए, लीवर के बाइल के द्वारा पाचन देख लिया, और पैंक्रेटिक जूस के द्वारा पाचन देख लिया। अब तीसरा इंटेस्टाइनल जो सिक्रेशन होता है उसके द्वारा पाचन। तो हमने देखा था इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाई जाती है, लीवर कोन की गुहा बोलते हैं जिसको। इस लीवर कोन की गुहा वाली जो संरचना होती है वो कॉलन तक भी पाई जाती है ना। कॉलन जो कि किसका भाग है, बड़ी आंत का भाग। ठीक है। इसके अंदर मैंने बताया था एंटेरोसाइट कोशिका पाई जाती है, गॉबलेट सेल्स पाई जाती है। इसके बाद में एंटेरो एंडोक्राइन सेल, कप सेल, टफ सेल, पिनेट सेल, स्टेम सेल, ऐसी कई सारी कोशिकाएं इनके अंतर्गत पाई जाती है। कहाँ पर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड में। इंटेस्टाइनल ग्लैंड मतलब लिवर कोन की गुहा। कहाँ पर होती है ये, छोटी आंत प्लस लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन पार्ट में भी पाई जाती है। कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, ये सभी अभी मैंने नाम बता दिए हैं। ठीक है। एंटेरोसाइट जो होती है वो क्या काम करती है, एंटेरोसाइट के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं, प्लस एंटेरोसाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन दोनों का काम करती है, एंटेरोसाइट्स जो होती है वो। ठीक है। और एंटेरोसाइट्स के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एंटेरोसाइट्स कोशिका से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, आंत्र रस के अंतर्गत पेप्टाइडेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम, ये सारे एंजाइम। इसके बाद लाइपेज एंजाइम, इंटेस्टाइनल लाइपेज, ये सारे एंजाइम इसके अंतर्गत होते हैं, यहाँ स्रावित किए जाते हैं। ठीक है। जो कि भोजन का पाचन करते हैं। कैसे पाचन करते हैं देखिए, इस पर हमने देखा सुक्रेज एंजाइम। एक तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर डाइजेशन जो होगा वो थोड़ा और ज़्यादा क्षारीय माध्यम में होगा, लगभग 8.5 pH होता है। अभी हमने आगे देखा था 7 pH था, इससे पहले हमारा वहाँ पर अम्लीय माध्यम था आमाशय में। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज का पाचन करेगा, माल्टेज एंजाइम माल्टोज का पाचन करेगा, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज का पाचन करेगा, अल्फा लिमिटेड डेक्स्ट्रिनेज या अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन का डाइजेशन करेगा। तो ये सारे जो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो एक तरीके की ओलिगोसैकेराइड डाइसैकेराइड स्ट्रक्चर्स हैं, और ये जो हैं वो पॉलीसैकेराइड के डाइजेशन से बनी है। पॉलीसैकेराइड का डाइजेशन हमने वहाँ देख लिया है। ठीक है। तो ये सुक्रोज, इसका डाइजेशन सुक्रेज करेगा जो कि आंत्र रस में पाया जाता है, और इससे बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों मोनोसैकेराइड है। माल्टोज का डाइजेशन माल्टेज के द्वारा होगा, और इससे बनेगा ग्लूकोज के 2 अणु, ये दोनों मोनोसैकेराइड है। लैक्टोज का डाइजेशन लैक्टेज के द्वारा होगा, और उससे बनेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये भी दोनों मोनोसैकेराइड है। और अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रीन, इसका डाइजेशन अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिनेज से होगा, और इससे ग्लूकोज बनता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और एंजाइम भी पाए जाते हैं, जैसे पॉलीपेप्टाइड, इसका पाचन अभी हमने वहाँ देखा था, प्रोटीन का पाचन हुआ था ना, पहले पेप्सिन के द्वारा आमाशय में हुआ, फिर ट्रिप्सिन के द्वारा हुआ, काइमोट्रिप्सिन के द्वारा हुआ, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के द्वारा हुआ। अब इसके बाद में जो पॉलीपेप्टाइड बची रह जाती है, उन पॉलीपेप्टाइड का डाइजेशन यहाँ पर होगा एमिनोपेप्टाइडेज के द्वारा, जिससे अमीनो अम्ल बनते हैं या फिर डाइपेप्टाइड बनते हैं। और डाइपेप्टाइड के अंदर फिर और पाचन होगा इन डाइपेप्टाइड का डाइपेप्टाइडेज के द्वारा, इससे अमीनो अम्ल बनते हैं। इसके बाद में वसा के अंतर्गत हमने देखा था आंतरिक लाइपेज पाया जाता है, इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो इंटेस्टाइनल लाइपेज जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड, जो कि एक तरीके से मतलब इमल्सिफिकेटेड होती है, पाइसीकृत होती है। ट्राइग्लिसराइड मतलब फैट, उसका डाइजेशन होगा वसी अम्ल और ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड में। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन के द्वारा किस तरीके से पाचन होता है उस चीज़ को देख लिया। एंड एक फाइनल बात कि जब भी भोजन
पहले पढ़ा रखा है, हालांकि फिर भी बता देता हूँ कि जब भी भोजन आमाशय से छोटी आंत की पहले भाग डियोडिनम में आता है तो जो भोजन काई में आ रहा है वो अम्लीय होता है, उसको सबसे पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है ताकि वहाँ क्षारीय माध्यम में उसका पाचन हो सके। तो उसको न्यूट्रलाइज करने का पहला फंक्शन कौन करता है? ब्रूनर्स ग्लैंड। और ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है डियोडिनम पार्ट में। ब्रूनर ग्लैंड से क्या निकलता है? तो म्यूकस युक्त एल्केलाइन सिक्रेशन निकलता है। और इस सिक्रेशन को निकालने के लिए कहाँ कहाँ से स्टिमुली प्राप्त होती है, उद्दीपन कहाँ से प्राप्त होता है कि भाई इससे जूस निकलना चाहिए? तो ये सिक्रेशन का जो स्टिमुली होती है, एक तो एक एंजाइम हार्मोन होता है सिक्रेटिन, वो प्रदान करता है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलता है। इसके बाद में वेगस तंत्रिका जो होती है वो भी प्रदान करती है। इसके बाद में भोजन जैसे ही डियोडिनम की जो वाल होती है उसको टच करता है तो भी वो स्टिमुलेट होकर के सिक्रेशन करती है। और इन दिस वे हमारा जो छोटी आंत वाला पूरा पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।